नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I से जर्मनी हो सकता है बाहर। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से 811 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करना चाह रही है। भारतीय नौसेना HAL के 18 नेवल तेजस MK1 FOC स्टैंडर्ड के खरीद सकती है। पहली डिफेंस अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी मार तो गिराया गया, लेकिन इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के GCO शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक वन क्षेत्र में 3 से 4 आतंकी मौजूद थे और आतंकियों का जवाब भारतीय सेना दे रही थी। हालांकि इसी इलाके में 6 अगस्त को पुलिस ने 2 आतंकियों को मार भी गिराया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो चाइना को लेकर आ रही है। चाइना एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश में लग गया है। चाइना ने पैंगोंग में नई नावों की तैनाती की है। लद्दाख की पैंगोंग झील में चीनी सैनिक अक्सर नावों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। भारत और चीन ने फरवरी में लद्दाख पैंगोंग झील से अपने सैनिकों की वापसी कर ली थी, लेकिन ये जो नई बोट्स आई हैं उससे ये बात साफ होती है कि चाइना एक बार फिर हिंसा बढ़ाने का और तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। चीन के पैंगोंग झील में आक्रामक तेवर अपनाते हुए 2 तरह की आधुनिक और ताकतवर नावों की तैनाती चाइना ने की है। चीनी सेना की जिनजियांग मिलिट्री डिवीजन की वाटर स्क्वाड्रन में 928C और 928D नावों को हाल ही में शामिल किया गया है। 928C नावों की रफ्तार 60 किलोमीटर तक है और इसमें पूरा प्लाटून यानी कि 20 से 30 सैनिक बैठ सकते हैं। इसमें मशीन गन भी लगाई गई है, जिससे झील में गश्त के दौरान भारी फायरिंग की सुविधा रहे। इसके अलावा चाइना ने 928D भी तैनात की है, जिसकी रफ्तार भी 60 किलोमीटर है और इसमें 11 सैनिक यानी कि एक सेक्शन बैठ सकता है। इसमें कई मशीन गन लगाई जा सकती हैं और अतिरिक्त हथियारों को भी तैनात किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सेना की इस वाटर स्क्वाड्रन में 200 से ज्यादा सैनिक हैं और करीबन 20 नावें हैं। पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 40% भाग भारत के पास है, लेकिन चीन इसके 10% हिस्से पर भी दावा करता है। भारत और चीन के बीच की सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पैंगोंग झील के बीच से होकर निकलती है। चीन के सैनिक अपनी नावों पर सवार होकर कई बार LAC पार कर भारत के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। हालांकि भारत ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। भारतीय सेना को इस साल जून में 29 ऐसी नावें मिली थी जिन्हें पैंगोंग झील में तैनात किया गया है और इस तरीके की नावें खासतौर पर मजबूत स्टील से बनाई गई हैं ताकि चीनी नावों की टक्कर को ये झेल सके। बढ़ते अगली अपडेट, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। एयर चीफ RKS भदौरिया जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को अभियान के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड में कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भदौरिया जी ने उनसे नई पीढ़ी के योद्धाओं की समझ व क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने वायुसेना में शामिल किए गए नए सेंसर्स व हथियारों को जल्द ही एक्टिव करने पर भी बल दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि INS विक्रांत को लेकर आ रही है। किल्ट्रॉन कॉर्पोरेशन ने 5 की इक्विपमेंट तैयार किए हैं INS विक्रांत के लिए। यही नहीं, किल्ट्रॉन ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण सिस्टम INS विक्रांत में लगाया है, जो कि ओशियन डेप्थ को माप सकता है साउंड वेव्स के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से 811 BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करना चाहती है। इन्हें लाइसेंस के तहत भारत में बनाया गया है, लेकिन अब इनमें एक ताकतवर इंजन, 3rd जनरेशन थर्मल इमेजर, गनर, पैनोरामिक साइट, मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम लगाया जाना है। भारतीय सेना ने 12 स्वदेशी घरेलू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी से बात की है। हालांकि उन्हें कहा गया है कि वो अपना एक रेट्रोफिटेड प्रोटोटाइप 31 जुलाई 2022 से पहले यूजर ट्रायल्स के लिए भारतीय सेना के पास भेजें और इनमें से किसी 2 वेंडर को सेलेक्ट किया जाना है। 811 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करने में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, L&T, रिलायंस डिफेंस और टाटा ग्रुप सामने आए हैं। हालांकि इनमें से किसको चुना जाता है, कौन सबसे बेहतरीन रेट्रोफिटेड प्रोटोटाइप प्रस्तुत करता है यूजर ट्रायल्स के लिए और किसे भारतीय सेना चुनती है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना का विचार है कि वो HAL के 18 नेवल वेरिएंट तेजस MK1 FOC स्टैंडर्ड को खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल नेवी के पायलट्स ट्रेनर जेट्स के तौर पर करेंगे, जिन्हें की डेक बेस्ड ऑपरेशन करना सिखाया जाएगा और उसके बाद वे MiG-29K और TEDBF को ऑपरेट कर पाएंगे। तेजस MK1 नेवल वेरिएंट का डेक बेस्ड ऑपरेशन किया जा चुका है, जिसे कि INS विक्रमादित्य से 2019 में किया गया था। यानी इसके अलावा NP1, NP2 और NP5 प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं, जिनमें से नेवी किसको फाइनल करती है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि P75I प्रोग्राम को लेकर आ रही है।
जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए 43,000 करोड़ रुपए की लागत से P-70I प्रोजेक्ट के तहत इन पर काम कर रही है। इसके लिए लेकिन अब जो बात सामने आई है कि जर्मनी की मरीन सिस्टम ने कहा है कि जहां तक प्राइस नेगोशिएशन की बात है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टेंडर में कई ऐसी बातें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। जर्मन कंपनी ने कहा कि इस टेंडर की कुछ कंडीशनें नामुमकिन है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि स्वदेशी पनडुब्बियों का हायर परसेंटेज कंटेंट है, जिसमें कि पहली पनडुब्बी में 45% रहेगा और बाकी की पनडुब्बियों में 60% और भारत में इन्हें बनाया जाना है। तो इस तरीके से लायबिलिटीज हमारे ऊपर बढ़ जाएंगी। यही नहीं, इसके अलावा जर्मन कंपनी ने कहा कि 43,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कम है। यही नहीं, जर्मन की इस कंपनी ने ये कहा कि अगर भारतीय नौसेना इस टेंडर में थोड़ा सा परिवर्तन करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि अगर जर्मन की कंपनी इस पर काम नहीं करती तो भारत के पास ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसके बाद जो प्रोजेक्ट 75I है वो सिंगल वेंडर के पास चला जाएगा, जिसमें कि साउथ कोरिया की डेबू शिप बिल्डिंग है और ये केवल एकमात्र कंटेंडर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि भारतीय नौसेना अपने इस प्रोजेक्ट के तहत सी प्रूवन AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम चाहती है और इस रिक्वायरमेंट की वजह से 5 में से 3 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केवल जर्मनी और साउथ कोरिया ही इस कंपटीशन में बने हुए हैं। रशिया, फ्रांस और स्पेन के पास भी AIP टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सबमरीन में फिट नहीं है जिसे कि वो दिखा सकें। यानी कि यहाँ पर अगर जर्मनी भारत के P-75I प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता है तो केवल और केवल साउथ कोरिया के पास ही प्रोजेक्ट चला जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जर्मनी कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को देने से इनकार कर रहा है और इसीलिए वो इसमें कुछ न कुछ खामियां निकाल रहा है। लेकिन भारत के पास ऑप्शन ऑलरेडी है ही कि साउथ कोरिया के साथ भारत ऑब्वियस ही बातें जाएगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और मलेशिया को लेकर आ रही है। डिफेंस प्रोडक्शन कोलैबोरेशन के तहत भारत और मलेशिया का एक ऑनलाइन समिट हुआ है, जिसमें कि भारत के जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन के हेड ने बताया कि भारत अब एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का एक हब बन चुका है। साथ ही मलेशिया के साथ अब MRO सेक्टर पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत की जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। भारत 2025 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना चाहता है हथियार के क्षेत्र में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव हो रहा है और इस वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती बढ़ गई है और ये जटिल भी हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने ये बात ऐसे समय में की है जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सहित कई देशों में चिंताएं जाहिर हो रही हैं। तालिबान या अफगान संकट का जिक्र किए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सुरक्षा के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस वजह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। यही इसके अलावा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों में तेजी से बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत को मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग पर फोकस करना होगा ताकि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हम न केवल मजबूत, आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित बल तैयार करें, बल्कि हमें अपना रक्षा उद्योग भी विकसित करना होगा जो कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो। यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राइवेट फर्म्स को डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे उन्नत देशों के पास जाते हैं, लेकिन ये उन्नत देश अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़े हैं और हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अपने आप को टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।